नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आइए खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। सिम्स का निरीक्षण करने पहुंची टीम, हाईकोर्ट ने लिया था संज्ञान। नामांकन प्रक्रिया जारी, उम्मीदवारों ने जमा किए फॉर्म। दूषित पेयजल की सप्लाई, तारवार क्षेत्र में फैला हैजा। पटाखों पर प्रदेश में गाइडलाइन जारी, पटाखे जलाने 2 घंटे मिला समय। तो ये तो सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। हाईकोर्ट के फटकार के बाद सिम्स हॉस्पिटल की सूद लेने गुरुवार को चिकित्सा शिक्षा के सचिव पी दयानंद अपनी टीम लेकर निरीक्षण के लिए पहुंचे थे, जहां उन्हें कई खामियां मिली। उन्होंने हॉस्पिटल परिसर का निरीक्षण कर हर विभागों की सूद ली, साथ ही इलाज के लिए पहुंचने वाले मरीजों से भी रूबरू हुए। इस दौरान संभाग कमिश्नर केडी कुंजाम, नगर निगम आयुक्त कुणाल दुधावत सहित सिम्स प्रबंधन के अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने सिम्स की मौजूदा जानकारी स्वास्थ्य सचिव पी दयानंद के समक्ष रखी। इस दौरान कड़ी दर कड़ी सिम्स हॉस्पिटल की अव्यवस्था सामने आने लगी, जहां सिम्स में लगभग सभी हिस्सों में गंदगी का आलम दिखा, तो वहीं सफाई के अभाव में वार्डों में फैली अव्यवस्था भी साफ देखने को मिली। इस मामले में पता चला कि सफाई करने वाले हाउस कीपिंग के कर्मचारी वार्ड बॉय का काम कर रहे हैं, वहीं ठेका कर्मी भी सफाई के नाम पर केवल खानापूर्ति कर रहे हैं। इस सभी मामलों से नाराज स्वास्थ्य सचिव पी दयानंद ने सफाई कार्य के लिए ठेकेदार का भुगतान रोकने के निर्देश दिए हैं। इसी तरह रेडियोलॉजी विभाग में भी स्टाफ की कमी और अप्रशिक्षित स्टाफ होने का मामला प्रकाश में आया है, जिस पर भी प्रशिक्षण के उचित व्यवस्था पर एमआरआई, सीटी स्कैन जैसे जांचों को 24 घंटे उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। इस दौरान स्वास्थ्य सचिव पी दयानंद ने मीडिया से रूबरू होकर बताया कि जल्द ही सिम्स हॉस्पिटल में मरीजों को सरल और सहज रूप से इलाज होगा। और स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर करने के लिए जो बिलासपुर का सिम्स मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, वहाँ पे मैं खुद जो है और अपने तकनीकी सहायकों के साथ एक प्रशासनिक भ्रमण है, जिससे कि प्रशासनिक हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्पेक्शन है। और इस निरीक्षण का उद्देश्य यही है कि जो जन सेवा है, जो हेल्थ सर्विसेज है, हमारे हॉस्पिटल के माध्यम से और बेहतर हो, इसी के लिए प्रयास है। आने वाले समय में हम लोग निश्चित रूप से जहाँ जहाँ पे हम लोग को लग रहा है कि हमको और अच्छे से जो है इसमें इंटरवीन करना है, तो करके और सेवाओं को बेहतर करेंगे। नहीं, बड़ी कमी तो हॉस्पिटल काम कर रहा है, बड़ी कमियों तो ऐसी बात नहीं है। हाँ, ज़रूर स्कोप है, यहाँ पे काफ़ी स्कोप है कि इसको और बेहतर करने के लिए, तो वो हम अपनी टीम के साथ सबको निर्देश कर रहे हैं और उसको टाइमलाइन में ठीक करेंगे। स्टाफ की कमी जहाँ जहाँ भी है, वो प्रक्रिया है उसकी, और नियमित रूप से उसकी भर्ती की प्रक्रिया चलती रहती है। तो समय आने पे जैसे जैसे होगा उसको हम लोग अपने स्तर पे ठीक भी करेंगे। सिम्स हॉस्पिटल में फैली अव्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट के सुनवाई के बाद गुरुवार को हाईकोर्ट की टीम निरीक्षण के लिए पहुंची थी। आपको बता दें कि मंगलवार को अवकाश के दिन चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की स्पेशल डिवीजन बेंच में सिम्स की अव्यवस्था को लेकर सुनवाई हुई थी, जिसमें सिम्स के मौजूदा हालात जानने कोर्ट ने 3 अधिवक्ताओं को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करते हुए जांच के निर्देश दिए थे, जिसके आधार पर गुरुवार को सिम्स का निरीक्षण करने अधिवक्ता संघर्ष पांडे और अपूर्व त्रिपाठी अपने टीम के साथ पहुंचे थे, जिन्होंने सिम्स हॉस्पिटल का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान सिम्स में फैली गंदगी को प्रत्यक्ष रूप से देखा, वहीं हॉस्पिटल में मौजूदा फैकल्टी की आम जानकारी भी एकत्रित की। इस दौरान अस्पताल में डॉक्टरों की भारी कमी होने की बात भी सामने आई है। साथ ही मरीजों को हॉस्पिटल में मिलने वाली सुविधाओं को समस्याओं की संपूर्ण जानकारी उन्होंने एकत्रित किया। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को भी कोर्ट कमिश्नर की टीम निरीक्षण के लिए पहुंचेगी, जिनकी रिपोर्ट के आधार पर 1 नवंबर को हाईकोर्ट द्वारा अगली सुनवाई पूरी होगी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर मदरसे का भूत बाहर आ गया है। गुरुवार को बिलासपुर पहुंचे असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता के दौरान मदरसे के मामले में बयान दिया, जहां उन्होंने पूरे देश में मदरसे को बंद कर देने की अपनी राय रखी है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि मदरसों को खत्म करना सही है। उन्होंने कहा कि मदरसों की जगह आधुनिक शिक्षा के संस्थान खोलने की जरूरत है, ताकि मुस्लिम समुदाय के युवा भी डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासनिक अधिकारियों के रूप में देश की सेवा कर सके। इसके अलावा प्रेस वार्ता में असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता को लेकर राज्य सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि सरकार को
बेरोजगारी भत्ता नहीं, युवाओं को रोजगार देने की जरूरत है। बीजेपी पार्टी की सरकार असम में है, जहां महज 2 सालों में ही 1 लाख बेरोजगारों को रोजगार दी गई है। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार युवाओं को छलने का काम कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों को समृद्ध बनाने देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने खाद के दामों को नियंत्रण में रखा है, जिससे किसानों को काफी कम दामों में खाद मिल रहा है, जिसका उनका जीवन खुशहाल हो रहा है। उन्होंने ईडी और सीबीआई के छापे के सवालों पर कहा कि देश को विश्व गुरु के मुकाम पर पहुंचने के लिए ईडी और सीबीआई को शक्तिशाली होना जरूरी है। ये तुरंत बंद हो जाना चाहिए। माद्रासा का बंद होना चाहिए। मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज बनना चाहिए। विधानसभा चुनाव 2023 में अपने प्रत्याशियों की घोषणा करते हुए गुरुवार को जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी की, जिसमें 5 प्रत्याशियों के नाम सामने हैं, जिनमें लोरमी से सागर सिंह बैस, मुंगेली से सरिता भारद्वाज, महासमुंद से राशि महिलांगे, जांजगीर से रविंद्र द्विवेदी, सामरी से प्रभा बेला मरकाम जेसीजी के चेहरे के रूप में मैदान में उतरे हैं। विधानसभा चुनाव 2023 के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है, जिसमें बिलासपुर जिले के सभी 6 सीटों पर भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बसपा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं, जिसमें गुरुवार को प्रमुख रूप से धर्मजीत सिंह, अमर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक, विजय केसरवानी, शैलेश पांडे, सियाराम कौशिक, उज्ज्वला कराड़े, जसवीर सिंह ने अपने नामांकन फॉर्म जमा किए हैं। गौरतलब है कि आगामी 30 अक्टूबर तक नामांकन पत्र जमा किए जाएंगे, जिसके बाद 31 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की प्रक्रिया पूरी कर नाम वापसी का समय दिया जाएगा। लिहाजा ज़्यादातर उम्मीदवारों द्वारा अपने एक सेट फॉर्म अभी तक जमा कर दिए गए हैं, जो बाद में शक्ति प्रदर्शन के साथ शेष 2 सेट फॉर्म जमा करेंगे। इधर गुरुवार को असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के छत्तीसगढ़ दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बिलासपुर में तिलक नगर स्थित भाजपा मैदान में आमसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार की जमकर तारीफ की, साथ ही इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी पर साथ देने की बात कही है। वहीं उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमेशा छत्तीसगढ़ में ही ईडी और सीबीआई के छापे को लेकर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई यह है कि जहां जहां घोटाले और भ्रष्टाचार होगा, वहां ईडी और सीबीआई के छापे तो पड़ना लाजमी है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने सभा के माध्यम जिले की आम जनता को बीजेपी से रीति नीतियों से विधानसभा चुनाव के लिए साधने की कोशिश की। संस्कार के लिए फेमस है, जो छत्तीसगढ़ अपना संस्कृति के लिए पूरा देश में जाना जाते हैं, वही छत्तीसगढ़ का जो परिचय है, वो परिचय भूपेश बघेल जी ने कोयला घोटाला, दारू घोटाला का साथ ये छत्तीसगढ़ का नाम जोड़ दिया है। भाइयों और बहनों, ये भूपेश बघेल जी ने सरकार में कुछ काम नहीं किया। मोदी जी ने जो काम किया उसका ऊपर थोड़ा सा पानी मार के अपना नाम लेने का कोशिश किया। अभी अभी मुझको किसी ने पूछ रहा था कि भूपेश बघेल जी ने धान खरीदारी में अपना खजाना से 600 रुपया देता है। मैं वो बंधु को पूछा, भाई भूपेश बघेल जी 600 रुपया देता है, लेकिन 2000 रुपया कौन देते हैं? 2000 रुपया तो नरेंद्र मोदी देते हैं ना। 2000 रुपया अगर नरेंद्र मोदी नहीं देगा तो ये 600 रुपया का काम क्या होगा? आप 600 रुपया दे के वो स्कीम का नाम बना दिया राजीव गांधी न्याय योजना, लेकिन 2000 रुपया जिसने दिया उसका कुछ नाम नहीं है। वो स्कीम का अगर नाम देना ही चाहिए था, उस स्कीम का नाम क्या देना चाहिए था? नरेंद्र मोदी न्याय योजना देना चाहिए था। इसलिए हमें धान खरीदारी में 2000 रुपया नरेंद्र मोदी देता है, भूपेश बघेल नहीं देता है। भाइयों और बहनों, हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए। आज छत्तीसगढ़ में लोगों से फार्मर से धान खरीदारी किया जाता है, उसमें 2000 रुपया नरेंद्र मोदी देता है। हर फार्मर्स को 6000 रुपया साल में नरेंद्र मोदी जी देता है। फिलहाल यह वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ता है अगली खबर की ओर। नगर निगम के ठेकेदारों की लापरवाही से एक बार फिर तारबाड़ क्षेत्र में जानलेवा संक्रमण फैलने लगा है, जहां डायरिया के बाद अब हैजा के चपेट में वार्डवासी आ चुके हैं। मिली जानकारी के अनुसार अब तक 5 मरीजों के हैजा की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। बताया जा रहा है कि जिनमें से 2 मरीजों का निजी और 3 मरीजों का जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जहाँ उनका सघन उपचार जारी है। आपको बता दें, पूर्व भी तारबाड़ क्षेत्र में डायरिया फैला था। इसके चपेट में दर्जनों मरीज आए थे। इस बीच स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भी कैंप लगाकर मरीजों का इलाज किया था। वहीं पानी की जांच में दूषित पानी पीने की वजह से लोगों को डायरिया हुआ था। इसके बाद उक्त मामले में नगर निगम द्वारा पाइपलाइन के सुधार के नाम पर खानापूर्ति की गई थी, जिसके फलस्वरूप अब तारबाड़ में हैजा जैसी बीमारी फैलने लगी है। इधर इसकी खबर मिलते ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने पाइपलाइन के सुधार की कवायद शुरू कर दी। उनका कहना है कि अमृत मिशन योजना के तहत तारबहार में लापरवाही पूर्वक पाइपलाइन बिछाई गई है, जिस वजह से आए दिन नलों में नालियों का गंदा पानी मिलकर घरों में पहुंचता है, जिसके सेवन से लोग बीमार हो रहे हैं। पुराना पाइपलाइन पानी के अंदर है, पुराना नाली का पानी उसमें घुस के हैजा फैल रहा है। 4-5 लोग भर्ती हैं और पार्षद क्या इस चीज को ध्यान नहीं देता है। वो पुराना पाइप है, उसको निकाल देना है, पाइप डालना चाहिए नाली के बगल से या बीच रोड में खुदाई करके डाले तो गंदा पानी नहीं आएगा। पहले भी डायरिया फैला हुआ था, उसके बाद क्या प्रशासन को ध्यान दिया? नहीं दिया भैया, आप ही नहीं करते हैं, बोलते बस है ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कोई ध्यान नहीं देता है। 4-5 तो मरीज मिले हैं। किस वजह से हुआ, क्या ये दूषित पानी के चलते हुए है और उसके कोरोना क्या बोलते हैं, सॉरी, डायरिया फैलने का संभावना इसमें है। हैजा फैलने का कारण यह है कि जो अमृत मिशन की जो पाइपलाइन यहाँ बिछी है, उसमें हमारे वार्ड में आधा अधूरा काम किया गया है। कई जगह हमारी पुरानी पाइपलाइन थी। हमारे यहाँ पर एक वार्ड के पार्षद हुआ करते थे स्वर्गीय शेख गफ्फार जी, उन्होंने 2 इंची की पाइपलाइन और 3 इंची की पाइपलाइन बिछाई थी और वो सब पुरानी पाइपलाइन होने की वजह से जो अमृत मिशन की जो जल विभाग की योजना जो आई है, उसमें कई जगह अधूरा काम करके गए हैं और पूरा काम तकनीकी से नहीं हुआ है, जिसके वजह से कई जगह पाइपलाइन लीकेज हुई है। उसकी वजह से थोड़ा गंदा पानी आ रहा है। इसको तत्काल में जब हमको जानकारी हुई तो तत्काल में हमने जल विभाग से संपर्क कर उसको तत्काल में आप देख रहे हैं कि काम चालू है अभी आपका। और 1-2 जन को ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, बाकी कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसकी तकनीकी जानकारी के लिए अधिकारियों को बोला गया, वो आएंगे और देखेंगे और उसका कार्य चल रहा है आपके सामने। बिलासपुर नगर निगम की अतिक्रमण शाखा की टीम शहर के अलग अलग इलाकों में सड़क को घेर कर व्यवसाय करने वाले लोगों के ऊपर लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को राघवेंद्र हॉल से सिम्स रिवर व्यू तक अतिक्रमण करने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई। साथ ही अवैध होल्डिंग को भी हटाया गया। बता दें कि शहर के मुख्य चौक चौराहों में ठेले गुमटी वाले सड़क को घेर कर व्यवसाय करते हैं, जिससे यातायात बाधित होता है, जिसे देखते हुए समय समय पर निगम का अतिक्रमण दस्ता अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई करता है। वहीं इस कार्रवाई के दौरान अतिक्रमण प्रभारी प्रमिल शर्मा, संतोष वर्मा, शिव बहादुर जायसवाल के साथ ही निगम कर्मी मौजूद थे। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर में गुरुवार को अमृतकाल विमर्श विकसित भारत 2047 विषय पर चर्चा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड विश्वविद्यालय कुलाधिपति प्रोफेसर जयप्रकाश लाल उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति अमित कुमार सक्सेना ने किया। अपने उद्बोधन में कुलाधिपति प्रोफेसर जयप्रकाश लाल ने बताया कि भारत सरकार जिस तरह से कार्य योजना बनाकर विश्वविद्यालय के स्तर को ऊंचा उठाने लगातार कई संगोष्ठी, परिचर्चा व सेमिनार आयोजित कर रही है, जिसका प्रमुख उद्देश्य छात्रों को चरित्र निर्माण के साथ प्रभावी बनाया जा सके। आज संपूर्ण भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। जिस तरह बीते 10 वर्षों में भारत की प्रगति हुई है, इसमें केवल एक व्यक्ति का हाथ नहीं है, बल्कि ब्यूरोक्रेट, सरकार, किसान, सबका योगदान है। किसी भी समाज और देश का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक उसमें सभी लोगों की सहभागिता नहीं होगी। आगे उन्होंने बताया कि पर्यावरण हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसे संजोकर व संरक्षित करने की हम सब की जिम्मेदारी। इस मौके पर बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं, समय अधिकारीगण उपस्थित रहे। राज्य में केवल हरित पटाखों का उपयोग एवं विक्रय ही हो सकेगा। साथ ही दीपावली, छठ, गुरु पर्व, नया वर्ष, क्रिसमस के अवसर पर पटाखों को फोड़ने के लिए केवल 2 घंटे की अवधि निर्धारित की गई है। उच्चतम न्यायालय तथा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की मार्गदर्शिका के मुताबिक पटाखों के उपयोग के संबंध में निर्देशों का कड़ाई से पालन करने जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। दीपावली, छठ पूजा, गुरु पर्व, नया वर्ष, क्रिसमस के मौके पर 2 घंटे की अवधि पटाखे फोड़ने के लिए निर्धारित की गई है। दीपावली के लिए रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक, छठ पूजा के लिए सुबह 6 बजे से 8 बजे तक, गुरु पर्व के लिए रात 8 बजे से रात 10 बजे तक समय निर्धारित की गई है। क्रिसमस और नए वर्ष के लिए रात्रि 11:55 से रात्रि 12:30 तक का समय निर्धारित किया गया है।
शीत ऋतु में प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 19 की उपधारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा रायपुर, बिलासपुर, भिलाई, दुर्ग, रायगढ़ एवं कोरबा के नगरीय क्षेत्रों में 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक की अवधि में पटाखों का जलाना प्रतिबंधित किया गया है। उच्चतम न्यायालय द्वारा 23 नवंबर 2018 को पारित आदेश के मुताबिक पटाखों के उपयोग के संबंध में कुछ अन्य निर्देश भी दिए गए हैं। इनमें कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले इम्प्रूव्ड एवं हरित पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंस्ड ट्रेडर द्वारा किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही केवल उन्हीं पटाखों को उपयोग के लिए बाजार में बेचा जा सकेगा जिससे उत्पन्न ध्वनि का विस्तार निर्धारित सीमा के भीतर हो। सीरीज पटाखे अथवा लड़ियों की बिक्री, उपयोग एवं निर्माण प्रतिबंधित किया गया है। पटाखों के ऐसे निर्माताओं का लाइसेंस भी रद्द करने के निर्देश किए गए हैं जिनके द्वारा पटाखों में लिथियम, आर्सेनिक, एनाटमी, लेड एवं मरकरी का उपयोग किया जाता है। ऑनलाइन अर्थात ई व्यापारी वेबसाइटों जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन आदि से पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। उक्त निर्देशों के कड़ाई से पालन के निर्देश जिले प्रशासन को दिए गए हैं। नवरात्र के पावन अवसर पर पूरे अंचल में भक्तिमय माहौल था। चारों तरफ मां दुर्गा की जयकारे गुंजायमान थे। वहीं नवरात्रि के बाद विसर्जन का दौर शुरू हो गया। इसी कड़ी में बुधवार को शहर के अलग अलग इलाकों से झांकी निकाली गई जिसका कोतवाली चौक में भव्य स्वागत किया गया। लोग बड़ी संख्या में झांकी देखने पहुंचे थे। गाजे बाजे की धुन पर झांकी निकाली गई जिसके पश्चात मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। बिलासपुर विधानसभा सीट से एक बार फिर पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल और शैलेश पांडे आमने सामने हैं। वहीं भाजपा और कांग्रेस पार्टी के लोग अपने अपने प्रत्याशी को जिताने चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। इसी कड़ी में बुधवार को शिव टॉकीज के पास स्थित सिटी सेंटर कॉम्प्लेक्स में कांग्रेस शहर अध्यक्ष विजय पांडे ने कांग्रेस प्रत्याशी शैलेश पांडे के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यालय के उद्घाटन के बाद विजय पांडे ने कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर काम करने निर्देश दिए। साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी शैलेश पांडे ने भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से अगर किया कि हमने एक बार फिर कांग्रेस को जिताना है, ये चुनाव मेरे साथ आप भी लड़ रहे हैं, अब आपको खुद को जीतना है जिससे एक बार फिर बिलासपुर की सीट कांग्रेस के पाले में चली जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार। लोकतंत्र में जनगण मन की होती भागीदारी है। मतदाताओं वोट करो, ये पहली जिम्मेदारी है। मतदाताओं वोट करो, ये पहली जिम्मेदारी है। लेकर वोट करो, सब मिलकर वोट करो। बटन दबाना है, सक्षम प्रतिनिधि चुनना है, ढोंगी को सबक सिखाना है। समय आ गया इसे न खोना, ये सबको बतलाना है। उन्नति और विकास की खातिर एक सरकार बनाना है। जागरूक है आज तो आने
वाला कल आभारी है। मतदाताओं वोट करो, ये पहली जिम्मेदारी है। मिलकर वोट करो, सब मिलकर वोट करो। जन जन में जागरूकता लाना ये संकल्प हमारा है। लोकतंत्र की रक्षा करके देश का मान बढ़ाना है। वोटिंग के दिन वोट करना ये सबको समझाना है। देश के नवनिर्माण की खातिर अपना फर्ज निभाना है। वोट करो, सब मिलकर वोट करो। मिलकर वोट करो, सब मिलकर वोट करो। जय हे मैं भारत हूँ, भारत है मुझ में। मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझ में। मैं भारत हूँ, भारत है मुझ में। मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझ में। हम भारत के नतमस्तक हैं, हम योद्धा के दूरस्तक हैं। हम भारत भाग्य विधाता हैं, हम भारत के मतदाता हैं। मतदान मतदान देला जाबो हमन। भारत बन, भारत बन। भाग्य उरी जमा लगे है भारत। लोकतंत्र ले सजे है भारत। सबले बड़े ये तिहार हमारे है। ई कर्तव्य अधिकार हमारे है।